गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट में हमने पिछली क्लास में देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या जो ऑपरेटिंग सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ठीक है, उन सभी के बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर को अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये इसमें अभी तक हमने कहा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो इनिशियल लेवल पर केवल और केवल एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए काम में लिया गया था, कि जहां एंटायर प्रोग्राम को एक साथ मेमोरी में लोड करके एग्जीक्यूट किया जाता था, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपकी प्रोसेसिंग के रूप में हम डिफाइन करते थे, जिसे क्या कहते थे, सीरियल प्रोसेसिंग। ठीक है। तो सीरियल प्रोसेसिंग में जो आपके शेड्यूलिंग और सेटअप टाइम में जो समस्याएं आई, ठीक है, इन्हें दूर करने के लिए फिर हमने आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया। तो हम कहते हैं कि सिमिलर तरह के प्रोसेस को ग्रुप किया जाता है और ग्रुप करके एक बैच के रूप में एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसे बैच प्रोसेसिंग या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम को, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम को एक प्रोसेसर पर एक ही समय पर एग्जीक्यूट करने वाली जो प्रक्रिया थी, उसे मल्टी प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी होती है जो एक ही समय पर एक से ज्यादा प्रोग्राम को रन करने की क्षमता देता है। ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह ही एक और कंसेप्ट आता है जिसे क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। किसी यूजर को एक ही समय पर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने की क्षमता देने वाला क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग कहलाता है। ठीक है। और मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग का एक लॉजिकल एक्सटेंशन होता है जिसे क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग। आप कह रहे हैं टाइम क्वांटम, टाइम स्लाइस के आधार पर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना टाइम शेयरिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद में हमने कहा कि यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोसेसर, एक से ज्यादा प्रोसेसर पर एक ही समय पर विभिन्न प्रकार की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने वाली जो प्रोसेसिंग होती है उसे क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग की जब भी बात आती है तो हम कह रहे हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग में आपके सिस्टम की जो क्लॉक होती है, मेमोरी होती है, या सिस्टम जो बस होती है, या इनपुट आउटपुट जो यूनिट्स होती है, उन्हें आपस में क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। देखिए ये सभी कंपोनेंट एक दूसरे के बीच में शेयर होते हैं, इसलिए इन्हें हम टाइटली कपल्ड कहेंगे या लूजली कपल्ड, इसलिए इन्हें कहा जाता है टाइटली कपल्ड सिस्टम कहते हैं। तो ये अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पर एक और वर्ड आपका यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर यूज हो सकता है जिसे हम सामान्य रूप से, ठीक है, जिस नाम से जानते हैं वो कौन सा कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ठीक है। हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखो अभी तक जो भी हम डिस्कस कर रहे थे उसमें सिस्टम की जब भी बात होती है तो एक ही सिस्टम था, और उस पर्टिकुलर एक ही सिस्टम के अंतर्गत जो मेमोरी होती है या अन्य कंपोनेंट होते हैं उसे शेयर किया गया है। ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड आपके प्रोसेसिंग की जब भी बात की जाए तो इसमें एक सिस्टम ना होकर कितने सिस्टम होते हैं, एक से ज्यादा। देखिए हर एक पर्टिकुलर सिस्टम अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट बोले तो यहां पर वह सिस्टम जो स्वयं में किसी कार्य को करने में सक्षम है, जिसके पास में खुद की मेमोरी है, खुद का प्रोसेसर है, खुद के आपके इनपुट आउटपुट कंपोनेंट है।
ठीक है, ऐसे जो सिस्टम होते हैं उसे ऑटोनॉमस सिस्टम कहते हैं। होता है ना, वर्ड सुना होगा ऑटोनॉमस बॉडी, सुना है ऑटोनॉमस बॉडी? ऑटोनॉमस जैसे होता है ना, हाई कोर्ट एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो अपने एग्जाम खुद, वैकेंसी खुद निकालता है, उसकी प्रक्रिया खुद की है, उसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई दखल नहीं है। ठीक है, जैसे आईबीपीएस एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी यहाँ पर ऑटोनॉमस सिस्टम थे, लेकिन हमने कहा कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को एक्चुअली एक सिस्टम पर ना करके उसे क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा रेलवे रिजर्वेशन। अब रेलवे रिजर्वेशन के केस में क्या होता है, पहले ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाने के लिए केवल और केवल आपको निर्भर होना पड़ता था कि जो रेलवे के ऑफिस में जो कंप्यूटर लगा है वहां पे जाना पड़ता था। अब लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी तो रेलवे ने क्या किया, अपने सिस्टम की प्रोसेसिंग को मल्टीपल जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप अगर देखा हो रेलवे स्टेशन जाते हैं तो टिकट बाहर भी मिलती है नहीं मिलती? अरे देखो ना, उसके आसपास की जो ई मित्र की दुकानें हैं, आपकी कोई टिकट फोटोकॉपी की दुकान है, उससे भी आप टिकट क्या कर सकते हो, ले सकते हो। वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई जैसे समझो कि आपके जैसा मान लो कि यहाँ पे मेन सरस पार्लर एक है। ठीक है, हम कहते हैं मेन सरस पार्लर एक है मालवीय नगर में, लेकिन सारा लोड उसी पर पड़ता है, इसलिए उसने एरिया वाइज अपने क्या बना दिए, बूथ बना दिए। तो अलग अलग बूथ बना दिए, मालवीय नगर के अलावा इससे कनेक्टेड एरिया में यहाँ बूथ है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से ये कनेक्टेड है उससे, लेकिन आपकी पूरी तरह से यहाँ पर उसी पर निर्भर नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे जो सिस्टम में होते हैं उन्हें ऑटोनोमस कहा गया। और इस तरीके से जब भी हम प्रोसेसिंग करते हैं जहां हर सिस्टम का खुद का प्रोसेसर है, तो ये खुद की इनपुट आउटपुट है, खुद की मेमोरी है, खुद का सिस्टम यूनिट है, लेकिन वो सब आपस में जुड़कर किसी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। इसलिए इसको कहा जाता है लूजली कपल्ड सिस्टम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ये, कि इनमें से कौन सा लूजली कपल्ड है तो डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें से कौन सा टाइटली कपल्ड सिस्टम है तो कौन सा मल्टी प्रोसेसिंग होता है, तो लिखो डिस्ट्रीब्यूटेड। हेडिंग डालिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें लिखिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम, एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम विभिन्न विभिन्न ऑटोनॉमस सिस्टम, विभिन्न ऑटोनॉमस विभिन्न ऑटोनॉमस सिस्टम का संग्रह होता है, ऑटोनॉमस सिस्टम का संग्रह होता है, संग्रह होता है जो जो एक दूसरे से जो एक दूसरे से एक दूसरे से संचार, कम्युनिकेशन, संचार संचार तथा कोऑपरेशन, समन्वय, एक दूसरे से संचार तथा कोऑपरेशन, समन्वय स्थापित करने हेतु, समन्वय स्थापित करने हेतु सक्षम में होते हैं, सक्षम में होते हैं। तो हम कहते हैं कि एक तरीके से हम कहते हैं कि इस वाले भाग में, ठीक है, जितने भी आपके हार्डवेयर होते हैं
और या जो आपके विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, आपका इन सभी के बीच में एक दूसरे का क्या होता है, कोऑपरेशन। कि हम कहते हैं कि एक प्रोग्राम को किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ में कोऑपरेट, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि एक वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो हम कहेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में कोई भी प्रोसेस या तो इंडिपेंडेंट होती है या कोऑपरेटिंग होती है। ठीक है, कोऑपरेटिंग हो सकती है या फिर इंडिपेंडेंट प्रोसेस आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में आपके जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है, जितने भी सॉफ्टवेयर पार्ट है, वो सभी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। यह यह वास्तव में यह वास्तव में एक से अधिक प्रोसेसर एक से अधिक प्रोसेसर एक से अधिक प्रोसेसर का समूह होता है। एक से अधिक प्रोसेसर का समूह होता है। एक्चुअल में यहां पर आपको, हम कहते हैं कि यूजर की बात करें, टेक क्रिएट्स एन इल्यूजन, टेक इट टू एन यूजर। यूजर को ये भ्रम पैदा करता है कि दैट सिस्टम इज के यूनी प्रोसेसर। किसी भी यूजर को यह भ्रम पैदा किया जाता है कि आपका वास्तव में सिस्टम केवल कितना है, एक। लेकिन ऐसा नहीं होता। काम करने वाले जो आपके सिस्टम की जब भी बात करेंगे, तो इसमें एक सिस्टम ना होकर आपके कितने सिस्टम जुड़े हुए हैं, एक से ज्यादा। क्या हम कहते हैं कि बहुत सारे सिस्टम आपस में यहां पर क्या होता है, कनेक्टेड। जैसे हम कहते हैं कि एक कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से आपके यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क में हम कह सकते हैं कि जैसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड में, जैसे सीपीयू, सबके पास में खुद का सीपीयू होगा, खुद की मेमोरी होगी। तो यहाँ पे जैसे ये सीपीयू मेमोरी मतलब एक सिस्टम, ये कोई दूसरा सिस्टम, ये कोई तीसरा सिस्टम, ये कोई चौथा सिस्टम, ये कोई पांचवा सिस्टम। तो लेकिन एंटायरली हमें लगेगा कि ये पूरा का पूरा केवल कितना सिस्टम है, एक। तो यहां पर ये जो हम कहते हैं किसी एक पर प्रोसेस को परफॉर्म करने की जगह उस प्रोसेस को मल्टीपल सिस्टम में क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। इसे 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 लूजली कपल्ड सिस्टम, इसे लूजली कपल्ड सिस्टम इसे लूजली कपल सिस्टम भी कहा जाता है। लूजली कपल सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इस प्रकार के सिस्टम इस प्रकार के सिस्टम में इस प्रकार के सिस्टम में प्रोसेसर 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 क्लॉक प्रोसेसर क्लॉक कॉमा मेमोरी प्रोसेसर क्लॉक या मेमोरी को क्लॉक या मेमोरी को क्लॉक या मेमोरी को शेयर नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक पर्टिकुलर सिस्टम की खुद की क्लॉक है, हर एक पर्टिकुलर सिस्टम की खुद की मेमोरी है, और हर एक पर्टिकुलर सिस्टम किसी भी चैनल से
जो संचार करेगा उन सब की संचार लाइनें एक ही है या अलग अलग लाइन है? अलग अलग लाइन। तो हम कहते हैं कि इस सिस्टम में सब इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये सब जुड़े हैं। आप कह रहे हैं ये सब कनेक्ट हुए हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं उन्हें कौन सा सिस्टम कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड। वैसे कभी इसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यही पॉइंट पूछा जाता है कि कौन सा लूजली कपल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मेन क्वेश्चन यही बनता है आपका। तो इस कैटेगरी में देखो, जो अगला पॉइंट आपको अभी ध्यान रखना है, तो लास्ट जो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो पूछा जा सकता है, ठीक है, वो आपका होता है जिसे क्या कहते हैं? रियल टाइम प्रोसेसिंग। ठीक है, अगला जो पॉइंट आपका यहां पर आता है जिसे रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है आरटीओएस भी कहते हैं। कई बार यहां पर यही जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? आरटीओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, आपने नाम सुना होगा रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब वास्तविक समय। तो यहां पर देखो, रियल टाइम का मतलब होता है कि जहां पे टाइम क्रूशियल होता है। तो हम कहते हैं कि जहां पर टाइम जो है उसकी जो डेडलाइन दी गई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि किसी डेडलाइन को हम मिस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बैंक आपके दो टर्मिनोलॉजी बताई। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, आपने ऐसा सुना होगा, एनईएफटी का नाम सुना है? तो एनईएफटी का मतलब क्या होता है? तो एनईएफटी का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, फंड ट्रांसफर कहते हैं। तो ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और एक होता है जिसका नाम क्या होता है? आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। ये दोनों ही ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर में यूज होते हैं, लेकिन एनईएफटी में आपने देखा होगा इट मे टेक सम टाइम। आपने देखा होगा ये कब बैंक वाले कहते हैं 3 से 4 घंटे लग सकते हैं इसमें, क्योंकि ये जो एनईएफटी होता है वो किस पर बेस होता है? आपके बैच प्रोसेसिंग। ये पहले क्या बनाता है? एक बैच बनाता है, और बैच बनाकर अलग अलग एग्जीक्यूट करने की जगह सबको एक साथ में क्या कर देता है? प्रोसेस कर देता है। ठीक है, लेकिन आरटीजीएस होता है वो रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब यहाँ पे वास्तविक समय के आधार पर किसी प्रोसेस का क्या किया जाता है? एग्जीक्यूशन किया जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पर देर विल बी नो डिले। हम कहते हैं डिले संभव यहाँ पर नहीं होते हैं, कि अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेडलाइन को मिस कर जाएं। ये आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जो पेमेंट होता है, जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाता है दूसरे अकाउंट में। तो यहाँ पे जहां आपके हर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने की डेडलाइन दी जाती है कि भाई इतने समय में ये प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। उन सभी जगह पर हम आपके जिन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं वो कौन से वाले होते हैं? आरटीओ, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम। ठीक है, तो मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम जो होता है वो किस पर आधारित है? रियल टाइम पे। ठीक है, जैसे आपने देखा हो ना कि भाई आपकी देखा होगा वो यहाँ पे लॉन्च करने के लिए जब रेडी होते हैं तो काउंटिंग होती है। जैसे ही 0 हो जाता है तो रॉकेट लॉन्च हो जाता है। ठीक है, वो है रियल टाइम है। या आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, तो ये जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उन सब में पहले से टाइम डिसाइडेड होता है कि जैसे ही वो टाइम खत्म होता है प्रोसेस वहीं क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है, वहीं क्या हो जाती है? रुक जाती है, फिर वो आगे प्रोसीड नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जहां पर भी आपका टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, तो ये का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी जगह पर जिन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है वो सभी कौन से कहलाते हैं? रियल टाइम। जैसे और ये दो तरह से डिफाइन होता है, या तो ये होता है हार्ड रियल टाइम और या फिर क्या होता है? सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम का मतलब होता है कि डेडलाइन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड।
कि जो डेडलाइन दी गई है वो डेडलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए, कि मतलब 1 सेकंड का भी उसमें क्या नहीं होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑटो कैपिंग सिस्टम। ऑटो कैपिंग सिस्टम मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो पानी की बोतल्स होती है तो बोतल बोतल पे क्या लगाया जाता है, ढक्कन। तो अब वो जो होता है वो रियल टाइम पर बेस है। कैसे कि आपने देखा होगा कि बोतल आएगी और ऊपर से ढक्कन आएगा, फिर बोतल आएगी फिर ढक्कन। अगर इनमें 1 सेकंड का भी थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा, क्या होगा, बोतल आएगी ढक्कन इधर चला जाएगा। देखिए ये एकदम रियल टाइम हम कहते हैं। ये सिमिलर मैनर पे जैसे आपने देखा हो मिसाइल लॉन्चिंग होती है, ठीक है, आपके जो भी वेपन सिस्टम होते हैं, तो अगर वहां 1 सेकंड का भी डिले होता है तो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। लेकिन आजकल तो हम कहते हैं कि आजकल तो ऐसे मिसाइल बना दे वो पीछा ही नहीं छोड़ती है। देखा हो ना कि उसके पीछे ही पड़ जाती है कि वो है। ठीक है, तो आजकल नए नए सिस्टम आपके यहाँ पर डेवलप कर दिए गए हैं। हाँ, सॉफ्ट रियल टाइम का मतलब है देर देर मस्ट बी सम डिले कंसीडर्ड। हाँ, एग्जीक्यूट टाइमली होगा लेकिन डिले, जैसे आपने कई बार देखा होगा कोई कमांड आप कंप्यूटर में दे देते हैं तो उसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा क्या लग जाता है, समय। जैसे होता है ना वीएलसी मीडिया प्लेयर में प्ले बटन दबाया तो यहाँ पे उसको प्ले करने में कई बार क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। क्या हम कहते हैं, सम डिले में बी कंसिडरेबल। ठीक है, कुछ डिले आप कंसीडर कर सकते हैं, वो आपका कौन सा कहलाता है, सॉफ्ट रियल टाइम। तो इसमें लिख लो रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें लिखो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक प्रोसेस को एक प्रोसेस को एक प्रोसेस को वास्तविक समय के आधार पर एक प्रोसेस को वास्तविक समय के आधार पर वास्तविक समय के आधार पर निष्पादित किया जा सकता है, एग्जीक्यूट निष्पादित किया जाता है। तो ये हम कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जहां पर आपका इमीडिएट रिस्पांस चाहिए होता है। हाँ, करेंगे ऐसे आपके कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, ठीक है, जिन्हें आपके तत्काल रिस्पांस की क्या है, आवश्यकता है। मेरे को यहाँ पे आपके आगे हम पढ़ेंगे किसी भी सिस्टम की आपकी परफॉर्मेंस है वो रिस्पांस टाइम पे निर्भर करती है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि किसी भी आपकी रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रूशियल है। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर भाई जैसे रेस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है कमांड देने के बाद सीपीयू ने उस पर्टिकुलर प्रोसेस को पहली बार रेस्पॉन्स कम दिया। पहले से समझो कि मान लीजिए आपके पास में P0 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 है, P5 है। और मान लीजिए इन सभी प्रोसेस की जब बात की जाए तो अराइवल टाइम जैसे हम कहते हैं इसका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब इसको मान लीजिए यहां पर आपके 5 4 3 2 1 6, इन सभी को अगर बात करें इतना समय चाहिए, इनका बर्स्ट टाइम कहलाता है कि भाई हमें कंप्लीट करने में इतना समय चाहिए। अब यहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे एफसीएफएस के बेस पर जब करें तो यहाँ पे 0 पे केवल कौन सी प्रोसेस है, P0। P0 कितने पे कंप्लीट होगी, 5 पे। फिर आपकी P1 भी आ गई, P2 भी आ गई, P3 भी हो गई, P4 P5, लेकिन सबसे पहले इन चारों में कौन आई है, P1। तो P1 आपका यहाँ आया, फिर कितना, 9 पे। फिर आया कौन आया, P2। P2 कितने पे कंप्लीट हुआ, 12 पे। फिर कितना कौन सा आया, P3 कितने पे हुआ, 14। फिर P4 कितने पे, 15। फिर कौन आया, P5। P5 का मतलब 21। देखिए अब ये समझो कि यहां पर ये आपके 5 पर आने के बाद भी, देखिए इसको पहला रेस्पॉन्स जो मिला वो कितने के बाद मिला, 15 के बाद। तो मतलब यहां पे इसे रिस्पॉन्स बहुत डिले मिला।
और हम कहते हैं कि अगर इनिशियल लेवल पे कोई प्रोसेस है और उस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा है, तो रेस्पॉन्स भी क्या मिलेगा? रेस्पॉन्स भी क्या मिलेगा? डिले में हो, लेट हो जाएगा। तो इसीलिए तो हमने यहाँ पे रेस्पॉन्स जल्दी जल्दी देने के लिए हमने कहा एक कंसेप्ट यूज किया, जो कि कौन सा कंसेप्ट यूज किया? टाइम शेयरिंग। अब यही अगर हम टाइम क्वांटम पे डिसाइड कर देते, तो टाइम क्वांटम पे डिसाइड करते पी जीरो की बात करें, तो हम कहते हैं जीरो जीरो पे केवल अभी कौन आया? पी जीरो। टाइम क्वांटम अगर वन डिफाइन है तो पी जीरो केवल कितना एग्जीक्यूट करेगा? एक ही करेगा। तो ये बोले कि एक कर लो, चार बाद में करना। अब एक पर कौन आ गया? ठीक है, कौन आ गया? P1 आ गया। P1 भी है और ये दोनों है। अब इन दोनों में से भी पहले कौन करता है? P। दोनों में से देखेंगे कि भाई आपके पहले कौन है, इन दोनों में से पहले कौन है? P, कौन सा? ये। तो यहां पर उस केस में हम कहते हैं कि आपका एग्जीक्यूशन एक टाइम पे एक ही प्रोसेस है। ये आगे मैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो अभी याद रखना है कि जहां पर, तो ये हम कहते हैं कि यहां पर ऐसी जगह पर इनका यूज होगा कि जहां पर हम कह सकते हैं कि रेस्पॉन्स टाइम है। ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम में आपका क्या होता है? ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम क्रूशियल होता है। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट रेस्पॉन्स, ठीक है, इमीडिएट रेस्पॉन्स की आवश्यकता, ठीक है, होती है। कि अगर कहीं इमीडिएट रेस्पॉन्स की आवश्यकता होती है, तो भाई जैसे कई बार नहीं होता कि भाई यहाँ पर क्या आपको इमीडिएट तत्काल रेस्पॉन्स देने की आवश्यकता होती है। कि जैसे होता नहीं कि आपने कई बार देखा इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील आपकी आती है? ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि आपने, जैसे होता ना, आपने देखा होगा, तो बता मेरे को प्यार करती है नहीं करती है? आता ना वो रेस्पॉन्स। ठीक है, वो आप पूछ रहे हो, रेस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूछा कि भाई नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, और जब आपने रेस्पॉन्स दिया कि हाँ मैं करता हूँ, तो वो कहते हैं मेरे दो बच्चे हो गए। मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स। कि हम कहते हैं कि अगर रिस्पॉन्स अगर आपका लेट है तो हो सकता है। तो यहाँ पे इसमें आपकी दो तरह से ये आपके डिफाइन होते हैं। एक होते हैं, कैसे होते हैं? सॉफ्ट रियल टाइम। तो हम कहते हैं एक सॉफ्ट रियल टाइम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सॉफ्ट रियल टाइम का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि सम रिलैक्सेशन। तो होता है ना कि जैसे कई बार हम कहते हैं कि भाई इस तारीख तक ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता, फिर भी हमें थोड़ा सा, हमें क्या मिल जाता है? छूट मिल जाता है। तो एक तरीके से हम ऐसा कहते हैं कि प्रोवाइड्स, ठीक है, प्रोवाइड्स सम, ठीक है, सम रिलैक्सेशन। ठीक है, आपको कुछ छूट मिल जाती है कि भाई यहां पर इतने समय में, हम कहते हैं कि आपके सम रिलैक्सेशन इन टाइम लिमिट। ठीक है, टाइम लिमिट। तो ऐसा कहा जाता है कि समय सीमा में, ठीक है, कुछ छूट संभव है। जैसे होता है ना ऑफलाइन एग्जाम। ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है कि घंटी बज गई, फिर भी दो चार जय माता दी चल रही है, खत्म नहीं हुआ। अब मतलब हम कहते हैं कि थोड़ी सी छूट हमें मिल गई। कई बार होता है ना कि मैडम लेने आए, वो यहाँ पर ओमार शीट लेना आई, तब तक मैडम रुक जाओ, दो गोले और बढ़ने दो, बढ़ दिया हमने। वो क्या कहते हैं कि सॉफ्ट रियल टाइम आपका यहाँ पर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके कौन से वाले सिस्टम होते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके कौन से वाले सिस्टम कंसीडर हो सकते हैं? मल्टीमीडिया सिस्टम। ठीक है, मल्टीमीडिया सिस्टम होता है, उसमें थोड़ा सा आपका हो सकता है। ठीक है, कोई भी आपकी ये जो इस तरीके से होता है, जैसे डिजिटल, ठीक है, डिजिटल ऑडियो, ठीक है, डिजिटल ऑडियो सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आपका यहां पर होता है जिसमें, ठीक है, हम कहते हैं कि कौन सा? हार्ड रियल टाइम। ठीक है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो हार्ड रियल का मतलब होता है, जो कहते हैं ना हार्ड एंड फास्ट रूल है,
तो वो आपका यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो हम कहते हैं कि गारंटीज टू कंप्लीट ए कंप्लीट टास्क, ठीक है, विद इन, ठीक है, हम कहते हैं कि आपका विद इन टाइम लिमिट, तो हम कहते हैं कि समय सीमा में कार्य पूर्ण करने की गारंटी। ये कहता है कि भाई जो टाइम दिया गया है उस टाइम में हमारा कोई भी जो टास्क है वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो भी सिस्टम हम यूज करते हैं, ठीक है, आजकल जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपके कौन सा, जैसे रोबोटिक्स, ठीक है, रोबोटिक्स आपका यूज किया जाता है। भाई जैसे आप लोगों ने एक चीज समझो कि आप लोगों ने जैसे सॉफ्टवेयर एनालिसिस डिजाइन में, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो सॉफ्टवेयर को टाइम पर क्या करना होता है, डिलीवर करना होता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर आपके टाइम लिमिट पे डिलीवर नहीं होता तो उसे माना जाता ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब आउटडेटेड। भाई आज अगर आउटडेटेड है वो किसी चीज का, तो वो बाद में किसी काम का नहीं। भाई जैसे समझो कि कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम 22 अगस्त को ऐसे मानने हैं, आप कहते हैं कि साहब मैं कोई किताब छाप रहा हूं और वो छप के 23 अगस्त को आए, वो किताब किसी काम की है? नहीं है, आउटडेटेड हो गई ना। तो यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं डेड लाइन को फॉलो करना मस्ट है, कि इसलिए बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जहां पर डेड लाइन आपकी स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिले या किसी भी तरह का कोई वेरिएशन आपका संभव नहीं होता। तो मेनली एग्जाम में देखो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं डेफिनेशन पर बेस, और डेफिनेशन पर बेस सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं, रियल टाइम। ठीक है, तो यहां पर ये आपके रियल टाइम पर बेस आपके क्वेश्चंस जो आपके पे, बाकी जो आपके वर्ड है वो आगे वर्ड आपकी टर्मिनोलॉजी में यूज होंगे। जैसे मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा थ्रेड का, वहां मल्टी थ्रेडिंग बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर वो नेटवर्किंग में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिए जाते हैं। मेन आपके क्वेश्चन यही आते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, टाइम शेयरिंग क्या होता है, बैच क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन। तो एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम में लिया जाता है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे, कोई सवाल हो आपका पूछ सकते हो, बताओ। हम्म। हम्म। देखिए इसमें एग्जाम्पल लिख लेना, इसमें अगर कभी पूछ लिया जाए कि कई बार क्या होता है ना कि ऐसे कई बार सवाल आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो याद रखना कि एक पुराने समय में कौन सा था, लोकस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पार्ट आपका था जिसे माइक्रोज, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूटेड आपके सिस्टम पे बेस्ड था। तो ये आपका एमओई बा, ये भी ये था। तो यार ना कि कभी अगर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आपको ये ध्यान रखने हैं। हो गया नोट? इसमें याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो QNX। अगर एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाए, वैसे वो RTOS नाम आया हुआ है एक बार एग्जाम में, ठीक है, बाकी और कोई बहुत मुश्किल है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे VX वर्क्स के नाम से भी एक आपका है। और रियल टाइम ऑपरेटिंग, सॉफ्ट रियल टाइम तो एप्लीकेशन होती है।
हो गया नोट? अरे हो गया क्या नोट? चलिए, देखिए ये तो देखो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आपका केवल और केवल, ठीक है, आपके किसके संबंध में उदाहरण माने जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं उसकी बात कर लेता है। बाकी अगर आपके एग्जाम में देखो, आपके एग्जाम्पल पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सॉफ्टवेयर में कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, किसका एग्जाम्पल आपके किस तरीके से काम में लिए जाते हैं। अब यहां पे देखो इसके बाद में जो मेजर आपका जो पॉइंट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट का पार्ट, कि हमारे एग्जाम में देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ये नॉर्मली जो सवाल आपके पूछे जाते हैं वो किसके संबंध में होते हैं, प्रबंधन के। और मेनली जैसे हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? अरे बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? हुँ? अगर पूछा जाए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो फंक्शन होता है उसे रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। एक बार जल्दी से सारे पॉइंट देख लो, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो फिर मैं पूछूंगा। है? घर जाके पढ़े थे क्या इनको? है? नहीं तो पता है तुम, है उसके अलावा कुछ बताया करो। हम्म। चलिए देखो समझो, ठीक है, यहाँ पर देखो समझो, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट शुरू करेंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं ना, 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेटमेंट वाले होते हैं या डेफिनेशन के होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको डेफिनेशन पर आधारित सवाल मिलेंगे, जैसे डेडलॉक क्या होता है, थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, टर्न अराउंड, मतलब डेफिनेशन ही डेफिनेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले भाग में एक पॉइंट आता है जिसे कौन सा पॉइंट कहते हैं, कर्नल। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल पर आधारित है, हम कहते हैं लाइनक्स। तो यहाँ पे होता है क्या है, तो मैंने पिछली एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया था कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है होता है, पे आज हम कहते हैं कि आपने कहा कि सब कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट जो कि मैनेज और कंट्रोल करता है वो तो ओएस है, लेकिन ओएस में भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? भाई ओएस की जब बात करें तो ओएस एक प्रोग्राम है या बहुत सारे प्रोग्रामों से मिलकर है? बहुत सारे प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कहा कि बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो पार्ट होते हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे आपका सीपीयू हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, या कंप्यूटर की जो भी एप्लीकेशंस होती है, इनके बीच में जो इंटरेक्ट करता है, कि जो कहता है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, इस तरीके से कार्य करना है, उन सभी को मैनेज करने वाला एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम क्या होता है, कर्नल होता है। तो याद रखो, लिखो इसमें सबसे पहले लिखो कर्नल। इसमें लिखिए कर्नल
कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है, कोर पार्ट। महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है जो कंप्यूटर की जो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तथा हार्डवेयर के मध्य तथा हार्डवेयर के मध्य हार्डवेयर के मध्य एक ब्रिज के रूप में, ब्रिज मतलब पुल, एक ब्रिज के रूप में एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है, कार्य करता है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके किसी भी सिस्टम का जो कोर पार्ट, आप लोगों ने कहा, हमने कहा कि कंप्यूटर में बहुत सारे कौन से भाग होते हैं, कंप्यूटर में बहुत सारे कौन से कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, हार्डवेयर। और जब भी हार्डवेयर की बात करेंगे तो हार्डवेयर में आपका प्रमुख रूप से कौन आता है, सीपीयू। सीपीयू के अलावा कौन, मेमोरी। मेमोरी के अलावा कौन, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहां पर इन सभी को मैनेज करना, सीपीयू को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, इनकी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम के किस भाग को दी गई है, करना। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो पार्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भाग होता है, करना, इसके अलावा कोई भी यूजर किसी टास्क को परफॉर्म करता है तो वो किसके माध्यम से करता है, किसके माध्यम से करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपके किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने का जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है, हम कहते हैं कि यहां पर कहा जाता है, देखो इसका काम क्या है, ठीक है, इसमें हम कहते हैं कर्नल का जो कार्य होता है, जैसे हम कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ, ठीक, इसको मैनेज सीपीयू, ठीक, इसका प्रबंधन करना मेमोरी, एंड आपका किसका, इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सभी का प्रबंधन करने का कार्य भी है। इसके अलावा अगर बात करें, हम कहते हैं कि कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेज, ठीक है, आपके कौन किसको, रनिंग प्रोग्राम, ठीक है, जितने भी रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी रनिंग प्रोग्राम्स को, ठीक है, कंट्रोल करना, कौन सा प्रोग्राम कब रन होगा, कितनी देर के लिए होगा, ये सब रनिंग प्रोग्राम को मैनेज करने की जिम्मेदारी कौन सी है। देखो अब ऐसा समझो कि अगर किसी को, जैसे मान लो एमएस वर्ड यूज कर रहे हो, एमएस वर्ड के माध्यम से आप प्रिंट लेना चाहते हो, अगर आप प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंट प्रिंट लेने के लिए किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, प्रिंटर से। तो एमएस वर्ड को प्रिंटर से कनेक्ट करना, भाई हम कहते हैं ना कि एम यहां से आपने कमांड दी, आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम से कमांड दी, जैसे कोई भी कमांड दी, जैसे कौन सी कमांड, एमएस वर्ड से कोई कमांड दी, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे इस कमांड को एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाएगा, जैसे प्रिंटर। भाई आज आप कंट्रोल प्लस पी कमांड दोगे तो कंट्रोल प्लस पी कमांड देने के बाद इसको प्रिंटर से कनेक्ट करना है। स्पीकर से क्यों नहीं किया, क्योंकि कर्नल ने कहा कि भैया प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना है तो प्रिंटर से कनेक्ट करो। आप जब वीएलसी प्लेट से कोई कमांड दे रहे हो तो उसको किससे कनेक्ट करो, स्पीकर से। तो ये आपका गैप, हम कहते हैं एक ब्रिज है, कि कहता है कि भैया जिसको जहां जरूरत पड़ेगी उससे कनेक्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, कर्नल के द्वारा। तो हम कहेंगे कि यहां पर, ये आपके सभी सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करने में आपका है।
तो ये साथ में ऐसा भी होता है, तो ये किसको भी मैनेज करता है, मैनेज यूजर इंटरफेस। तो ये यूजर को जो इंटरफेस दिया जाता है, यूजर इंटरफेस का मतलब हमें दो तरह के इंटरफेस मिलते हैं, एक कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा कौन सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम कह रहे हैं कि हमारे हमारे बीच हमें जो कंप्यूटर से संवाद करने का यूजर इंटरफेस मिलता है, उसे प्रबंधन करने की जिम्मेदारी किसकी है, इसी की। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम की ओवरऑल मैनेजमेंट, अब कह रहे हैं जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो माना गया है, ठीक है, वो कौन सा पार्ट होता है, कर्नल। लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना। अगर आप लिखना चाहो तो बस ये नेम, आप जैसे फंक्शंस की बात करें तो आप ऐसा बता सकते हो कि ये सब आपके कार्य जो हमने पढ़े, वो सब कार्य किसके हैं, कर्नल के। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं मेमोरी का प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, एरर हैंडलिंग, प्रोसेसर मैनेजमेंट, लोड बैलेंसिंग, टास्क शेड्यूलिंग, ये ऑलरेडी किसके उदाहरण, किसके फंक्शन है, ओएस के। भाई ओएस का ही तो मेन पार्ट, देखो हम कह रहे हैं कि ओएस, आप कह रहे हैं कि ये सब काम ओएस करता है, लेकिन ओएस में भी ये काम कौन करता है, कर्नल का। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेजर पार्ट जो इन सभी को हैंडल करता है, देखिए जो इन सभी को मैनेज करता है, वो आपका कौन सा वाला पार्ट कहलाता है, कर्नल। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप सबको पता है कि जो कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं वही कार्य किसके हैं, कर्नल के। अब बहुत रेयरली होता है कि जहां पर कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में कर्नल के टाइप्स पूछे जा सकते हैं, कि कई बार एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस कर्नल पर बेस है। पे नॉर्मली हम ऐसा सुन लेते हैं कि लाइनक्स कर्नल पर, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किस पर आधारित है, कर्नल। तो यहाँ पे देखो, समझो, लिख रहे हो क्या ये, ए, जल्दी लिखो जल्दी, लिखना है, डब्बे नहीं बनाने। एन, सब बताऊंगा सब अभी। तो सरकारी स्कूल में तो 4 दिन की छुट्टी है इस बार, है क्या, तुम होते तुम्हारी भी होती है। अबे 4 दिन की छुट्टी है सरकारी स्कूलों में। हम्म, पता नहीं, एक संडे को है, फिर इसके अम्बेडकर जयंती है शायद, और भी है 2-3 चीजें हैं। काहे की छुट्टी, बेरोजगारों की कोई छुट्टी नहीं होती। अभी क्या छुट्टी। हम्म, क्या, एग्जाम अगस्त में ही होगा, हो भी सकता है। क्या, 1-2 महीने पहले आता है फॉर्म तो अभी। हाँ, सिलेबस, सिलेबस तो वही है, हमेशा नया थोड़ी आता है कोई। सिलेबस सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है, सिलेबस हमेशा वही रहता है, सिलेबस कभी चेंज नहीं होता। देखो समझो, तो यहाँ पे देखो, इसमें आपका बस केवल उसमें वो नोटिफिकेशन में डेट चेंज होके आएगी और पदों की संख्या चेंज होके आएगी, बस वही है, और कुछ नहीं है। हम्म, अब यार देखो, अब शादी की डेट अगर फिक्स हो गई तो सगाई की डेट की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, है भाई, सीधी सी कहानी है। अब तो मैं अगर बात करें फॉर्म कब चालू होंगे, फॉर्म कब चालू होंगे, है, ठीक है, तो फॉर्म चालू होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, और आज के समय में हम कहते हैं कि अंतिम समय तक डेट बदली जा सकती है, बदल सकती नहीं बदल सकती, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कि आपको सिर्फ, देखो अभी आपको जब तक
मेरा ये मानना है कि जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाए और एक बार रिवीजन पूरा नहीं हो जाए तब तक एग्जाम के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए कि भाई कब आएगी, क्यों आएगी, कितने तारीख, कोई मतलब नहीं है। कि आप जब तक अपने आप को तैयार ना कर लें, तो आपकी तैयारी भाई तैयार आपकी डेट आ जाएगी, क्या मतलब है? फिर जबरदस्ती फालतू में कोर्स खींचेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कोर्स ही खत्म हो गया। तो ये वो उस समय अभी पढ़ने का समय है, और अभी अभी जितना डिले हो उतना बढ़िया है। भाई आपको फायदा मिलेगा कि भाई अभी अभी अगस्त में एग्जाम, वैसे मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ है, भाई गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ भी नहीं है कि गवर्नमेंट कोई कुछ उस पर चर्चा भी कर रही है क्या। ठीक है, जब भी इस पे अभी पता चलेगा कब, अभी एक कैबिनेट की मीटिंग होगी, अभी कैबिनेट की मीटिंग भी कब होगी ये भी नहीं पता। ठीक है, नहीं इनका कुछ नहीं पता अभी कि कैबिनेट की मीटिंग क्या होगी, कैसे होगी। अभी अभी इनका पूरा फोकस है चुनावों पे। 29 तारीख तक तो कुछ नहीं है। ये जो 29 तारीख, आप राजस्थान के बहुत सारे आईएएस अधिकारियों को इन्होंने चुनावों पे लगा रखा है। वो है ही नहीं राजस्थान में। तो ये कोई आसाम में लगा हुआ है, कोई केरला लगा रखा है, कोई तमिलनाडु लगा रखा है, कोई बंगाल को लगा रखा है। देखिए, तो हम इन्होंने क्या भाई, भाई हमेशा क्या होता है चुनाव के समय में, सबसे पावरफुल होता है ब्यूरोक्रेसी। नेताओं, भाई आचार संहिता लगने के बाद तो नेता क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो पावरफुल आदमी कौन होता है? केवल ब्यूरोक्रेसी के आदमी, आईएएस अधिकारी। ठीक है, तो आईएएस अधिकारी ये अपने अपने चहेते अधिकारियों को कहाँ भेज देते हैं? चुनाव क्षेत्रों में। कि भाई कैसे सेटअप करना है, कैसे किस तरीके से करना है, ये सब गवर्नमेंट अपने हिसाब से सेट करती है। और अपने को तो तैयारी करनी है भाई। मान लो कि अगर उधर से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, का प्रेशर बनना, तो इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। और ये जानबूझ के चुनाव करवा ही नहीं रहे हैं, ये खींचे जा रहे हैं। सोचो, नहीं कभी सुना तुमने कभी एमएलए के चुनाव 1 साल तक आगे बढ़ गए, एमपी के चुनाव आगे बढ़ गए। ठीक है, सरपंच बेचारे, उन लोगों की हालत क्या हो रही है जो करोड़ों रुपए जिमा चुके हैं। सरपंच का एक ऐसा चुनाव है जिसमें कई गांवों में तो एमएलए से ज्यादा का खर्चा है। ठीक है, हमारे सिक्योरिटी साथ 2-2 3-3 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं बस है। ठीक है, तो वही वाली बात, अब जितना डिले होता है उतना खर्चा बढ़ जाता है। मतलब उनको डेली बारात जिमानी पड़ती है शाम को, है। देखो समझो। हम्म, अब टाइप्स ऑफ कर्नल। देखिए समझिए आपके, देखिए अब ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल की कहानी जो होती है वो भी अलग अलग तरह से क्या होता है, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें देखो, सबसे पहला जो आपका कर्नल पार्ट आपका होता है, जिसे नाम दिया जाता है मोनोलिथिक। ठीक है, पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जिसे मोनोलिथिक कर्नल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो जितनी भी प्रोसेस होगी, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो केवल और केवल कहां रन होगी? कर्नल स्पेस। आप एक चीज देखना, ऑपरेटिंग आपने देखा होगा जब भी मेमोरी, एग्जांपल समझा, रैम की बात करें तो रैम में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट कौन सा पार्ट होता है? ओएस। और बाकी जो पार्ट होता है जो कि कौन सा स्पेस होता है? यूजर स्पेस। मतलब यूजर स्पेस मतलब जो प्रोग्राम हम लोड कर रहे हैं उनके लिए स्पेस होता है। ठीक है, बाकी कुछ पार्ट होता है जो किसका स्पेस होता है? ओएस का। तो यहाँ पे मोनोलिथिक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी प्रोसेस है, तो हम कहते हैं कि आपका ऑल ओएस सर्विसेज, ठीक है, इन रन इन कर्नल स्पेस। तो यहां पे हम कहते हैं कि ओएस की सभी सर्विस, ठीक है, सभी सर्विस को कर्नल स्पेस में, कर्नल स्पेस में रन किया जाता है। तो
अब एक चीज बताओ, अगर सारी कर्नल स्पेस में होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोसेसिंग होगी वो तेज होगी या धीमी होगी? तेज होगी या धीमी होगी? तेज। तो यहां पर हम कहते हैं कि आपका फास्ट होगा, परंतु आपका लेस फॉल्ट टॉलरेंस। अगर किसी तरह की फॉल्ट आ जाती है तो उसमें सुधार करना क्या होगा? कठिन होगा। ठीक है, तो यहां पर याद रख सकते हैं ये। तो इस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रमुख रूप से आपके बने, तो याद रखना एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना है, यूनिक्स का नाम सुना है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं किसका? लाइन है। तो यूनिक्स और लाइनक्स प्रमुख रूप से कर्नल पर आधारित है, लेकिन अगर ये भी पूछ लिया जाए कि कौन सा कर्नल पर आधारित है, कौन सा है? मोनोलिथिक। या फिर पहले आपके इसी पर आधारित ओपन कौन सा आता था? वीएमएस। तो ये ओपन वीएमएस के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, वो भी किस पर आधारित था? इसी पर्टिकुलर पार्ट पे होता है। या फिर हम कह सकते हैं XTS400, ये भी है। तो ये फर्स्ट टाइप का कर्नल आपका कंसीडर किया गया है। मतलब यहाँ पे जितनी भी ओएस की सर्विस होगी, हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाने वाली जितनी भी सेवाएं होगी, वो कौन से स्पेस में रन करेगी? ठीक है, कौन से स्पेस में? कर्नल स्पेस। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है, जिससे हम किस नाम से जानते हैं? माइक्रो कर्नल। ठीक है, अगला जो पार्ट आपको यहां पे ध्यान रखना है कि दूसरा कर्नल आपका यहां पर यूज किया गया है और उसे किस नाम से जानता है? माइक्रो कर्नल। तो हम कहते हैं कि यहां पर आपकी जो मिनिमल आपकी कर्नल फैसिलिटी, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी सर्विस आपकी कहां पर मिलेगी? कर्नल स्पेस पे। कुछ आपकी सर्विसेज आपकी यहां पर हो सकती है। तो यहां पर हम कहते हैं कि ऐसा याद रख सकते हो, मिनिमल। देखिए, वैसे एग्जाम्पल आते हैं, वैसे मिनिमल कर्नल फैसिलिटी, तो ये सबसे कम कर्नल फैसिलिटी यहां पर दी आपकी गई है। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं कि आपकी ज्यादातर सर्विस, हम ऐसा याद रख सको कि ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर सर्विस को कौन से स्पेस में? यूजर स्पेस में रन किया जाता है। कि मोस्टली जो सर्विस होगी वो कौन से स्पेस में होगी? यूजर स्पेस में होगी। कि आपके यूजर वाला जो स्पेस होगा उस वाले स्पेस में ज्यादातर रन होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लाइनक्स की तरह ही एक और पार्ट आता है जिसका नाम है मिनीमिक्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जांपल है जिसे आपका मिनीमिक्स के नाम से यहां पर जाना जाता है। ठीक है, एक आता है मार्क, MACH। ठीक है, ये आपके किस पर होते हैं? माइक्रो कर्नल पर हो सकते हैं। इसके बाद में तीसरा जो पार्ट आता है जिसे हम कौन सा कहते हैं? हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड। देखिए, अगला जो आपका कर्नल आपका पार्ट आपका यूज हो सकता है, उसे जनरली जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सा कहलाता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कि मोनोलिथिक। ठीक है, मोनोलिथिक प्लस आपके कौन सा? माइक्रो कर्नल। ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला जो कर्नल होता है उसे हम यूज कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि कुछ सर्विस को जिनकी स्पीड इंपॉर्टेंट होती है वो कौन से स्पेस में जाते हैं? कर्नल स्पेस में। ठीक, जहां पर स्पीड क्रूशियल नहीं है उन्हें कहां रन किया जा सकता है? यूजर स्पेस पे। तो यहाँ पे ज्यादातर आजकल हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? कौन से? विंडोज एनटी फैमिली। विंडोज एनटी फैमिली। एनटी का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी पे कौन? 2000 के बाद विंडोज आपका 2000 आ गया मिलीनियम, फिर क्या आ गया? एक्सपी, फिर विस्टा, फिर 7, फिर 8, फिर 8.1, फिर विंडोज 10 और विंडोज 11। ये नई टेक्नोलॉजी पर बेस है। तो विंडोज के जो नए वाले जो संस्करण आपके यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो याद रखना कि विंडोज फैमिली में आपको याद रखना है, जैसे एक्सपी हो गया, एक्सपी के बाद में विस्टा हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और कौन सा हो गया? 11।
कि विंडोज के जितने भी नए संस्करण हैं वो आपके किस पर बेस होते हैं, इसी पर बेस होते हैं। ऐसे ही एप्पल कंपनी का कौन सा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग। तो ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपके किस पर बेस होता है, हाइब्रिड पे होता है। तो यार ना हाइब्रिड पर आपका हो सकता है। इसके अलावा जैसे आजकल वेब डेवलपमेंट या अन्य डेवलपमेंट में रिएक्ट नाम सुना आपने, प्रोग्रामिंग में सुना होगा रिएक्ट ओएस, होता है ना कि ये जो एंड्रॉयड ऐप वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। तो रिएक्ट ओएस है वो भी आपका यहाँ पर हो सकता है। या फिर हम कहते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हाई क्यू ओएस। तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन आपका होता है उसे हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, आपको आपका अगला नाम याद रखना, नैनो कर्नल। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला जो कर्नल आपका यूज किया गया है उस कर्नल का नाम क्या है, नैनो कर्नल कहते हैं। देखिए जिसमें एक्सट्रीमली मिनिमल, हम कहते हैं बहुत, इसमें तो कम था लेकिन हम कहते हैं एक्सट्रीमली, देखिए मिनिमल, देखिए कर्नल फैसिलिटी, जिसमें हम कहते हैं कि ना के बराबर कर्नल की सुविधा दी गई है। तो हम कहते हैं कि इसमें बिल्कुल ही आपकी बहुत कम कर्नल फैसिलिटी आपकी क्या है, दी गई है। तो यहाँ पर वैसे ये आजकल यूज होते भी नहीं है। तो याद रखना कि आपका जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक एक्स ओ के ऑपरेटिंग सिस्टम, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इनके, ये दोनों, या फिर कभी कभी इसका आ जाता है, उदाहरण पर आधारित क्वेश्चन आपका यूज कर सकते हैं। ये लिख लो। हम्म, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूज किया गया यहाँ। एक एक्सो कर्नल और होता है। तो ये वैसे नेम याद रखने, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नल का प्रकार आपका हो सकता है। तो ये क्या करता है आपका, सेपरेट, हम कहते हैं कि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तथा प्रबंधन, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को अलग करता है। वैसे मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्टली आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल का एग्जाम्पल हो सकता है या कौन सा कर्नल किस पर बेस होता है। तो याद है कि कर्नल किस समय लोड होता है। हमने कहा कि कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है और इसे किस दौरान लोड कर दिया जाता है, बूटिंग के दौरान। जैसे ही आप सिस्टम को बूट करते हैं, बूट करते ही इसे हार्ड डिस्क से कहां लोड कर दिया जाता है, मेमोरी में। ठीक है, इसके लोड होने के बाद ही आपके अन्य काम आपके स्टार्ट होते हैं। हम्म, क्या कर्नल, कर्नल सेकंड में, अरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कोड सर्विसेज होती है, ठीक है, जो जैसे अभी आपके जितने भी फंक्शंस हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेजर प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज देते हैं, जैसे फाइल को मैनेज करने की, प्रोसेस को मैनेज करने की, यूजर को मैनेज करने की, उन सभी के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम चाहिए। अब वो प्रोग्राम कौन सी जगह लोड होगा,
कर्नल स्पेस में होगा या यूजर स्पेस में होगा। अब अगर कर्नल स्पेस में है तो सारा कंट्रोल किसके पास में है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। लेकिन यूजर स्पेस में है तो वो कौन मैनेज कर रहा है? यूजर कर रहा है। तो यहां पर उसके आधार पर हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा कर्नल, जैसे लाइनेक्स है, लाइनेक्स में ओवरऑल कंट्रोल सबसे ज्यादा प्रिविलेज दिए जाते हैं, तो वो कौन? तो इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे यूजर लेवल थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड। तो ये कर्नल कर्नल वाले स्पेस में जो है उसका सारा कंट्रोल किसके पास है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यूजर स्पेस वाले में हम केवल बेसिक एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम किसी हार्डवेयर से डायरेक्ट भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अब हार्डवेयर से भी कैसे इंटरेक्ट करेंगे? वाया कर्नल। अब कर्नल किसके माध्यम से करेगा? वो अगला पॉइंट आएगा। हो गया नोट? क्या नहीं आ रही? राइटिंग तो ऐसी है मेरी, क्या करोगे, समझ गए है? लिखो तो ऐसा लिखो कि किसी के समझ नहीं आए। हाँ? जिस जिसकी राइटिंग समझ आती है उसकी कॉपियां सबसे ज्यादा चोरी होती है। हाँ? अरे लिखो, देखो समझो है, देखो समझो। अब वो क्या है कि तुम दूर, जैसे जैसे दूर हो वैसे वैसे तुम्हें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पास बैठे होगे तो तुम्हें सब समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे देखो समझो। अब इसमें देखो, ये तो एक चीज आपने बता दी कि कर्नल क्या होता। अब देखो समझो, हमारे द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले प्रोग्राम सिस्टम प्रोग्राम होते हैं या एप्लीकेशन प्रोग्राम? सिस्टम या एप्लीकेशन? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन से स्पेस में रन होते हैं? यूजर स्पेस या कर्नल स्पेस में? यूजर स्पेस। लेकिन हम एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से इंटरेक्ट करना चाहते हैं किसके? हार्डवेयर। तो हमने कहा कि हम यूजर, अब लेकिन मैं ऑपरेटिंग सिस्टम तो कम्युनिकेट कर लेता है वाया किसके? कर्नल के। लेकिन कोई यूजर एप्लीकेशन के माध्यम से यूजर हार्डवेयर के से संपर्क करना चाहता है, संवाद करना चाहता है। तो ये कैसे संभव है कि हाउ आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम विल कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर डायरेक्टली? तो यहां पर हम कहते हैं कि फिर हमें एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस की जरूरत पड़ती है, और उस पर्टिकुलर भाग को हम जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? सिस्टम कॉल कहते हैं। नहीं तो इंट्रोडक्शन में आपका जो अगला पॉइंट आपका पूछा जाता है वो किसके संबंध में आता है? सिस्टम कॉल के माने। तो हम कहेंगे याद रखना कि यूजर प्रोग्राम कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस एनी हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हम कह रहे हैं यूजर का कोई भी प्रोग्राम, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम यूज कर रहे हो, चाहे वर्ड यूज कर रहे हो, पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, एक्सेल यूज कर रहे हो, मल्टीमीडिया फाइल यूज कर रहे हो, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को किसी हार्डवेयर को सीधा एक्सेस करने की अनुमति नहीं है। अगर सीधा एक्सेस कर लोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तो रोल ही खत्म हो गया। भैया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है कि हम कहते हैं हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस कौन प्रदान कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम कह रहे हैं कि यूजर एप्लीकेशन कभी भी किसी हार्डवेयर को सीधा एक्सेस नहीं कर सकती है। ठीक है, या तो हार्डवेयर की बात करें या ऑपरेटिंग सिस्टम के जो क्रिटिकल रिसोर्सेज है उसे सीधा एक्सेस नहीं कर सकती है। इसलिए यहां पर हम कहते हैं कि क्योंकि अगर सीधा एक्सेस कर देंगे तो आपके सिस्टम में अनस्टेबल या सिक्योरिटी की एक समस्या हो सकती है। अगर आपके पास में सारा ही एक्सेस आ गया तो आप अपने सिस्टम में कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो इसलिए अपने सिस्टम को अनस्टेबल होने से बचाने के लिए या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यहां पर, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस का यूज किया जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? सिस्टम कॉल कहते हैं। तो यार कि यूजर प्रोग्राम, किसी भी यूजर प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में जो गेटवे का काम करता है वो कौन करता है? सिस्टम कॉल करता है। तो लिखिए सिस्टम कॉल। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो डेफिनेशन पर आधारित आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। लिखिए, लिखिए सिस्टम कॉल में लिखो यूजर प्रोग्राम, यूजर प्रोग्राम
यूजर प्रोग्राम सीधे हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के संवेदनशील संसाधनों को क्रिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के संवेदनशील संसाधनों तक सीधे पहुंच नहीं सकते हैं। संवेदनशील संसाधनों तक सीधे पहुंच नहीं सकते हैं क्योंकि यह एक सिस्टम को अनस्टेबल तथा असुरक्षित बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सुरक्षा हेतु ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम कॉल को प्रदान करते हैं। जो एक नियंत्रित पहुंच कंट्रोल्ड एक्सेस देते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे आपका कहा गया यूजर प्रोग्राम कभी भी सीधे हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो ये जब भी यूजर प्रोग्राम, देखो हमेशा याद रखिए कि यूजर प्रोग्राम जो होता है वो आपको, ठीक है, आपके कोई भी प्रोग्राम आपका किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया गया है। आप जैसे आप किसी फाइल को ओपन भी करना चाहते हैं तो आप फाइल को सीधे ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी यूजर प्रोग्राम के माध्यम से यूजर जो इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो उससे जो भी कमांड देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे संबंधित क्या जनरेट करेगा, सिस्टम का ये कॉल जनरेट करेगा कि भाई आप सीधा नहीं कर सकते। ठीक है, आप ऑपरेटिंग, क्योंकि अगर सीधा करोगे तो आपका सिस्टम अनस्टेबल स्टेट में जा सकता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है वो आपका टास्क सही तरह से नहीं हो सकता। तो सिस्टम कॉल का मतलब क्या होगा, एक तरीके ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, सिस्टम में कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है, इंटरेक्ट करने का मेथड है। कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करना हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने का एक मेथड है। तो यहाँ पे जैसे किसके द्वारा, कौन से प्रोग्राम के द्वारा, हम कहते हैं यूजर प्रोग्राम आपके सिस्टम कॉल के द्वारा किससे इंटरेक्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम।
कि बिना आपके सिस्टम कॉल के कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो या फिर हम कहते हैं कि कहा जाता है कि यूजर प्रोग्राम को, देखिए यूजर प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम की, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की, देखिए सर्विसेज प्रदान करना, सर्विसेज प्रदान करना, देखिए सर्विस को प्रदान करने का भी तरीका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सेवाएं हैं उस प्रोग्राम के लिए वो प्रदान की जाएगी वाया किसके द्वारा, ये या फिर हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है एंट्री पॉइंट होता है एक तरह का एंट्री पॉइंट। हम कहते हैं एक तरह का एंट्री पॉइंट आपका कंसीडर किया जाता है, तो हम कहते हैं एंट्री पॉइंट इनटू, देखिए इनटू द कर्नल। कर्नल स्पेस में कोई भी नहीं जा सकता, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कर्नल में आपकी जो भी है कि एंट्री पॉइंट आपका हो सकता है जिससे आप कहाँ प्रवेश कर सकते हैं कर्नल। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि कर्नल आर एग्जीक्यूटेड इन द कर्नल मोड। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे कि साहब कर्नल मोड क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम दो मोड प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना। एक मोड कौन सा मोड होता है, कर्नल मोड, और दूसरा जो मोड होता है वो कौन सा मोड होता है, यूजर मोड। कर्नल मोड का मतलब यहां पर कहलाता है कि कंप्लीट एक्सेस, कंप्लीट एक्सेस, और यहां पर जो एक्सेस होता है वो आपका एक्सेस कैसा एक्सेस होता है, लिमिटेड एक्सेस। कर्नल कोर पार्ट है और उस मोड में आप सिस्टम के सभी कार्य को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यूजर वाले मोड में आप सारे टास्क नहीं कर सकते, आप लिमिटेड टास्क है कि जो जो टास्क आपको दिए गए हैं वही टास्क आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो ये लिख लो जल्दी से। अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्वेश्चन जैसे मान लो आपसे पूछा जाए सीपीयू को, सीपीयू को यूजर मोड से, यूजर मोड से कर्नल मोड में, कर्नल मोड में स्विच करने के लिए, स्विच करने के लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदार है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सीपीयू को यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो यार कि कौन जिम्मेदार होता है, कौन होता है, सिस्टम कॉल। कि हम कहते हैं कि यूजर मोड से आपके कर्नल मोड में स्विच करना, ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी दी गई है सिस्टम कॉल को, कि आप बिना सिस्टम कॉल के ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेजर कोर पार्ट है उसे एक्सेस नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से सीधी सी कहानी है कि भाई आप यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में सभी जगह घूम सकते हो, ठीक है, आपको इंस्टीट्यूट में किसी दूसरी क्लास में चले गए, वॉशरूम में चले गए, पानी पीने चले गए, रिसेप्शन में चले गए, लेकिन आप सीधे कभी भी मेरे रूम में नहीं जा सकते, कि उसमें जानने के लिए आपको सिस्टम कॉल की जरूरत होगी। जैसे आप जाओगे सर से मिलना है तो वो क्या कहेंगे, रुको मैं पूछ के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एंट्री, आप अगर मेरे गेट वहां पे जाके ऑफिस का गेट भी, गेट भी अगर बात करें वहां पे प्रेस करोगे तो भी नहीं खुलेगा वो, ठीक है, ऑटो लॉक रहता है वो, ठीक है। तो मतलब मैं क्या करूंगा कि जिसको मुझे अंदर अनुमति देनी है तो वो क्या करेगा, पहले रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब और जगह तो क्या, तुम जब पानी पीने जा रहे हो बोतल लेके पानी पी लिया, अब कोई ये थोड़ी वहां रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन वहां जाओगे तो आपको पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और रिक्वेस्ट जो आप, क्योंकि आप प्रिविलेज मोड में जा रहे हो, रेस्ट्रिक्ट अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, क्योंकि वहां अगर बात करें हम कह सकते हैं कि अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस में आप जा रहे हो तो आपको हमेशा क्या रेज करनी पड़ेगी, सिस्टम कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम कॉल किसके लिए होती है, प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए, फाइल सिस्टम को, ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन हो गया, एरर मैनेजमेंट हो गया, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, ऑडिटिंग करने के लिए, और सिक्योरिटी।
देखिए इन सभी ऑपरेशन को जब भी परफॉर्म करोगे तो सिस्टम कॉल होगी। जैसे आज अगर आपने देखा होगा कई बार आप किसी फाइल को सीधा डिलीट मारते हो, जब भी सीधा डिलीट करने की कोशिश करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि ये फाइल ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोग्राम में काम आ रही है, पहले बंद करो। देखिए अगर आप डायरेक्ट बंद कर दोगे तो अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा, उधर वो कॉपी कर रहा था और तुमने डिलीट मार दिया इधर। वो कहता है कि पहले उस फाइल को बंद करो, फिर वो फाइल क्या होगी, डिलीट। कई बार आपने देखा होगा जब हम ऐसा यूज करते हैं तो अदर फाइल इज ऑलरेडी ओपन विद सम अदर एप्लीकेशन, तो ये मैनेज करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसलिए हम कहते हैं अलग अलग तरह की सिस्टम कॉल होती है। तो ये ऐसा नहीं होता एक ही तरह की सिस्टम कॉल होती है। जैसे आप फाइल से संबंधित कर रहे हो तो फाइल सिस्टम के लिए है, देखिए फाइल सिस्टम से संबंधित सिस्टम कॉल होगी। अगर आप किसी प्रोसेस को मैनेज करना चाहते हो तो प्रोसेस कंट्रोल होगी। मेमोरी से संबंधित करना चाह रहे हो तो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम कॉल होगी। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम कॉल होती है। जैसे आप फाइल से संबंधित कर रहे हो तो जैसे ओपन करना है, ठीक है, तो ये सिस्टम कॉल है। क्लोज करना है तो सिस्टम कॉल होगी। रीड करना है, राइट करना है, ये सब क्या है, सिस्टम कॉल है। ऐसी अगर बात करें आप लोगों ने प्रोसेस से संबंधित, जैसे वेट हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, किल हो सकता है, ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट आप कर रहे हो तो मेमोरी मैनेजमेंट जैसे आपने देखा होगा भाई, जैसे समझो कि आप प्रोग्रामिंग में यूज करते हो, मेमोरी की जरूरत है, फंक्शन यूज करते हो ना, कैलॉग मैलॉग, वो एक तरह की क्या है, कॉल ही तो है, फंक्शन कॉल ही तो है कि भाई मेमोरी दे दो, रन टाइम पे दे दो, इस टाइम पे दे दो, ठीक है, तो वो क्या ऑटोमेटिकली मिल जाती है या फिर उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है, हम कहते हैं ना कॉल करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर आपकी जब भी किसी भी भाग की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग तरह की सिस्टम कॉल होती है। ठीक है, जैसे नेम याद रख सकते हो, बस वैसे तो आपके नहीं आया कभी क्वेश्चन। देखो सिस्टम कॉल में जैसे किससे संबंधित हो सकती है, फाइल कि फाइल में जैसे ओपन करना है, क्लोज करना है, रीड करना है, राइट करना, सीख सीख मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल, जैसे फॉक होता है आपके, एग्जीक्यूट होता है, वेट होता है, एग्जिट होता है, किल होता है। ऐसे मेमोरी मैनेजमेंट बी आर के होता है, एस बी आर के होता है, एमनेप होता है, ऐसे बहुत सारी पार्ट है। कि जैसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस मतलब कहाँ काम आता है, सिंक्रोनाइजेशन में। जैसे पाइप, जैसे आपने ये सॉकेट का नाम सुना है जावा में, अरे सॉकेट का नाम सुने हो, एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ठीक है। आपने जैसे एक आईपी एड्रेस होता है वैसे सॉकेट एड्रेस होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस तो जस्ट आपका कंप्यूटर सिस्टम का एड्रेस है, सॉकेट एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस। आईपी और पोर्ट एड्रेस दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा एड्रेस होता है, सॉकेट। ऐसे ये हो सकता है, डिवाइस मैनेजमेंट से संबंधित आपकी हो सकती है। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी आपकी सिस्टम कॉल आपकी डिफाइन, जैसे हम लिखना नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, देखो समझो। अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड बुक्स में भी, ठीक है, आपके अलग अलग तरह की सिस्टम कॉल आपकी यहाँ पर क्या की जाती है, डिफाइन की जाती है। कि अगर हम कहते हैं ऑपरेटिंग, जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये आपके स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग दे रखा है कि भाई कौन कौन से सिस्टम कॉल होती है। जैसे कि जैसे विंडोज और यूनिक्स में सिस्टम कॉल है, जैसे प्रोसेस कंट्रोल में विंडोज में ये होती है, जैसे विंडोज में क्रिएट प्रोसेस होती है तो यूनिक्स में क्या होती है, फॉक होती है। ऐसे ही आपके एग्जिट प्रोसेस में उधर एग्जिट प्रोसेस, इधर एग्जिट है, फिर ये आपकी है। तो ये याद रख सकते हो कि एग्जाम में बहुत रेयर है, बहुत, जैसे अभी क्वेश्चन आया था, एलटी ग्रेड में ही आया था इसमें, ये वाला फॉक वाला एलटी ग्रेड का जो पेपर हुआ ना उसमें ही क्वेश्चन आया था ये वाला, कि कौन सी अगर बात करें प्रोसेस कंट्रोल करने, प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए आपकी एक सिस्टम कॉल का है तो कौन सी थी, फॉग था। ये लिख लो जल्दी से, कॉपी पेस्ट कर लो, ये वाले याद रखना।
संडे को का टेस्ट है तुम्हारा इस बार? मतलब माइनर है क्या अभी? मेजर एक ही हुआ है क्या अभी? हो गया नोट? हम्म। फंक्शन ही तो है ये सब। जैसे होता नहीं कि जैसे विंडोज में नई नया फोल्डर बनाने की कमांड होती है एमडी, और इधर एम की डीआईआर होती है। काम एक ही है, लेकिन जैसे रीनेम करने को उधर रीनेम पूरा लिखना पड़ता है, इधर आरईएन लिखना पड़ता है। तो ऐसा पूरा पार्ट होता है। फॉक का क्रिएट, क्रिएट। देखो लिखा हुआ ना क्रिएट, विंडोज में तो क्रिएट प्रोसेस है, इधर फॉक होता है। वहां प्रोसेस को एग्जिट करने के लिए एग्जिट प्रोसेस लिखेंगे, इधर आपका ये लिखेंगे। ऐसे वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए ये लिखेंगे। तो वहां से वो वाले से ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है। दोनों का एक ही काम है, कमांड अलग अलग है। वो विंडोज की कमांड और ये किसकी कमांड है? यूनिक्स और लाइनेक्स। यूनिक्स और लाइनेक्स है। जो होता है ना कि विंडोज में नई फाइल को बनाने की, नई डायरेक्टरी बनाने की कमांड होती है एमडी, ठीक है, मेक डायरेक्टरी एमडी। जबकि इधर कमांड होती है एम की डी आई आर, ठीक है। तो एम के डी आई आर कमांड होती है, उधर कमांड होती है आर एम कमांड रिमूव करने के लिए, इधर आर एम डी आई आर कमांड होती है। काम दोनों का सेम है, लेकिन कमांड दोनों की कैसी होती है? अलग अलग होती है। हो गया नोट? अरे हो गया क्या? हम्म। जल्दी करो जल्दी। उसके बाद आया नहीं है।
चलिए देखो समझो आप, देखो ये कमांड आपको बस याद रख लेनी है कि कौन से, कई बार देखो फाइल क्वेश्चन आ जाता है, फाइल रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने की कमांड है, डिवाइस से संबंधित है या कम्युनिकेशन से संबंधित है, ये सब सिस्टम कॉल है। आप कह रहे हैं ये सारी की सारी सिस्टम कॉल होती है जिनके माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम कर्नल मोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट्रोडक्शन के पार्ट में मेजर रूप से यही क्वेश्चन आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या होता है। ऑपरेटिंग कर्नल के अलावा पूछ लिया जाता है कि सिस्टम कॉल आपका क्या होता है। तो इसके बाद में देखो एक और लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, जहां से रेंडमली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अभी सिस्टम असिस्टेंट का पेपर हुआ उसमें भी क्वेश्चन आया था, पिछली बार कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर हुआ उस पेपर में भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट देखो, हो गया नोट। ठीक है, लास्ट पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के इस इंट्रोडक्शन का पार्ट है जिसे हम कहते हैं कि स्टेप, ठीक है, स्टेप्स ऑफ बूट प्रोसेस। ठीक है, आपके बूट प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेप्स आपकी यहां पर हो सकती है। तो यहां पर देखो आपके कंप्यूटर सिस्टम की जब भी बात करें तो यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर को चालू करने की जो प्रक्रिया होती है, बताओ कंप्यूटर को चालू करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। अरे किसी कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब जो बूटिंग किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पे समझना है। पिछली बार आपके एक सवाल आपका पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत किसी सिस्टम को इनिशियलाइज करने के लिए जिस फाइल का उपयोग किया गया वो क्या होता है, इन इट होता है। वो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था पिछली बार। तो यहाँ पे देखो आपकी बूट की बात करें, देखो समझो, बूटिंग की बात करें तो बूटिंग किस तरीके से होती है, बूटिंग प्रोसेस कैसे होता है। देखो अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अरे सबसे पहले क्या होगा। ठीक है, हम कहते हैं कि सबसे पहले आपके पास में, ठीक है, हम कहते हैं कि पहली जो स्टेप होती है जिसे हम कहते हैं कि पावर सप्लाई, ठीक है, हम कहते हैं कि पावर सप्लाई इनिशियलाइजेशन कहेंगे, पहली स्टेप ये होती है कि आप सबको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले आप कंप्यूटर को चालू करने के लिए पावर सप्लाई वाला बटन ऑन करोगे। क्या करें कि बिना पावर सप्लाई के क्या कंप्यूटर सिस्टम चालू हो सकता है क्या, नहीं भाई। हम कहते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किस पर काम करता है, पावर सप्लाई। तो यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए कंप्यूटर सिस्टम में एक यूनिट होती है जिसे पीएसयू कहते हैं, और पीएसयू का मतलब क्या होता है, पावर सप्लाई यूनिट। तो सबसे पहले पावर को हमें प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, और जब भी पावर सप्लाई आपकी बात करेंगे तो पावर सप्लाई किस किस को चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं कि पावर सप्लाई, देखो यहाँ पे पावर सप्लाई, देखो आपके कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट है, उन तक पावर पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि वो सिस्टम को इनिशियलाइज करने में क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। जैसे कौन कौन से कंपोनेंट, तो ये पावर सप्लाई किसके पास में जानी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में आपके किसके पास में, भाई सीपीयू सब इनिशियलाइज करने का काम करेगा। तो सीपीयू भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वहां पर भी पावर सप्लाई की जरूरत है। इसके अलावा अगर बात करें कंप्यूटर में किसकी जरूरत है, मेमोरी। क्या रैम काम नहीं करे तो कंप्यूटर चालू होगा क्या, अगर कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव ने काम करना बंद कर दिया तो चालू होगा क्या, नहीं। हार्ड डिस्क अगर, जैसे कई बार होता है ना डिस्क फेलियर, चालू ही नहीं होगा वो। ठीक है, हार्ड ड्राइव में क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम किस जगह पे होता है, अरे ओएस आपकी कहां पर होता है, हार्ड ड्राइव में ही तो होता है। पे सी ड्राइव, सी ड्राइव का मतलब कौन सी ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, इसके हम कहते हैं हार्ड ड्राइव हो सकता है, या हार्ड ड्राइव के स्थान पर आजकल कौन सा होता है, एसएसडी। और या फिर अगर बात करें आपके सिस्टम में आपका क्या लगा होता है, कूलिंग फैन। आपने देखा हो ना एक पंखा घूमता रहता है। तो इन सबको पावर सप्लाई मिलनी जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि कई बार आपने पीसी ऑन कर लिया,
पंखा नहीं चल रहा, लेकिन वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। ये कूलिंग के लिए होता है। हमेशा ये देखा होगा सीपीयू के ऊपर लगा होता है, ठीक है, हम कहते हैं सीपीयू के ऊपर एक फैन लगा होता है। हीट हम कहते हैं ना, जैसे एटीएम मशीन जाते, आप एटीएम मशीन में जाते हो पैसा निकालने, एटीएम मशीन जाते हैं तो वहां एसी लगा होता है। वो एसी हमारे लिए लगा होता है, मशीन के लिए? मशीन के लिए लगा होता है। आधी जनता को लगता है हमारे लिए लग रहा है, वो बेसिकली मशीन के लिए लगा होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस आपका यहाँ पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो हम कह रहे हैं अगर इनमें से किसी को भी पावर सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलेगी, अगर हम कहते हैं पावर सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलेगी, तो आपका इनकन्वीनियंट कार्य आपका हो सकता है। ठीक है, जैसे इसके बाद में क्या होता है, ठीक है, इसके बाद में आपका काम शुरू होता है किसका, बायोस। बायोस का पूरा नाम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसके बाद में कार्य शुरू होता है बायोस का, और बायोस आपके कहाँ स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है, रोम में। तो ये कंप्यूटर की बूटिंग के लिए सबसे नेसेसरी प्रोग्राम जो होता है, वो प्रोग्राम कौन सा होता है, बायोस होता है। बायोस के अलावा अगर बात करें, आजकल बायोस के स्थान पर हम लोग यहां पर यूज करते हैं UEFI। आजकल जो मॉडर्न आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे आधारित या मॉडर्न जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो किसका यूज करते हैं, UEFI। तो यहां पर इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, यूनिफाइड। ठीक है, देखो एग्जाम में आजकल डेफिनेशन पर 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके रोम के अंतर्गत स्थित प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, अरे रोम के अंतर्गत स्थित प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, फर्मवेयर। क्या कहते हैं, फर्मवेयर। तो यहाँ पे हम कहते हैं यूनिफाइड आपका एक्सटेंसिबल, ठीक है, आपका फर्मवेयर, ठीक है, फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, आपका एक तो ये आप कह रहे हैं ये तो आपको चाहिए चाहिए, बायोस या UEFI जो कंप्यूटर को बूट करना शुरू करते हैं, साथ में इसी के साथ में एक प्रोसेस और होता है जिसका नाम क्या होता है, पोस्ट। पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर को चालू करते समय जांचना कि कंप्यूटर के सभी भाग कार्य करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो यहां पर अभी कंप्यूटर मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस शुरू हुई है। अगर पोस्ट के दौरान ही कोई हार्डवेयर कंपोनेंट काम करना बंद कर देगा, तो सिस्टम वही हॉल्ट हो जाएगा। तो वो कहेगा कि रैम फेल हो गई है, हार्ड डिस्क फेल हो गई है। तो यहां पर ऐसा जो पार्ट आपका यूज होगा, ये आपका स्टार्टिंग। फिर इसके बाद में तीसरी स्टेप में क्या होता है, लोडिंग। ठीक है, लोडिंग ऑफ आपका क्या लोड होता है, बूट लोडर। ठीक है, आपके बूट लोडर प्रोग्राम होता है जिसे क्या कर दिया जाता है, लोड। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बूट लोडर होता है। ठीक है, बूट लोडर प्रोग्राम होता है जिसे हम यहां पर लोड करेंगे। जैसे यहां पर आपके, जैसे आपने देखा होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट लोडर कौन सा होता है, बूट MGR। ये किसका होता है, विंडोज। ठीक है, अगर आप एक सिंगल फाइल को डिलीट मार दें तो कंप्यूटर लोड नहीं होगा, एरर मैसेज आएगा, बूट MGR मिसिंग। ठीक है, क्योंकि ये लोड करने, हम कहते हैं कि ओएस को लोड करने के लिए जिम्मेदार कौन सा वाला है, ये। ऐसे आपने नाम सुना होगा, ठीक है, लीलो, नाम सुना है, लाइनेक्स लोडर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका है, जो कि कौन सा लोडर कहलाता है, लाइनेक्स लोडर आपका यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कहते हैं ग्रब, GRUB। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आपका ग्रांड यूनिफाइड। तो ये देखो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आप लोगों से डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है इनका। तो ये आपका ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम, तो इसमें देखो आपने कहा कि देखो समझो, पहले सबसे पहले तो कंप्यूटर को क्या दिया जाता है, पावर अप किया गया। पावर अप करने के बाद सिस्टम क्या होना शुरू होता है, स्टार्ट। ठीक है, पावर अप करने के बाद सिस्टम स्टार्ट होना शुरू होता है।
तो सिस्टम स्टार्टअप करने के लिए जरूरी प्रोग्राम कौन सा होता है? बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर देखिए दो स्टेज में लोडर होते हैं। पहला आपका लोडर कौन सा होता है? मास्टर बूट रिकॉर्डर, ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड या फिर डायरेक्ट। ये किसका प्रोग्राम होता है वैसे? ये आपका किसका प्रोग्राम में होता है? हार्ड डिस्क। या फिर आपके पुराने समय में यूज होता था वो कौन सा होता था? फ्लॉपी। ठीक है, आपका आगे पढ़ोगे एक वायरस होता है बूट सेक्टर वायरस, जो किसको अफेक्ट कर देता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसीलिए देखा होगा पहले कंप्यूटर चालू नहीं होता, घूमता रहता था, ठीक है, 1 घंटे बाद में चालू होता था, क्योंकि वो इसको अफेक्ट कर देता है। तो पहले तो हार्ड डिस्क के प्रोग्राम्स लोड होंगे और फिर उसके बाद में जो रेलेवेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका लोडर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही लोड हो गया उसके बाद में हर एक पर्टिकुलर सिस्टम की कुछ कोर फाइलें होती है। जैसे कि कोर फाइलों को कौन सी फाइल कहते हैं? कर्नल। आप सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सबसे कोर फाइलें होती है वो कौन सी फाइल होती है? कर्नल। और जितने भी कार्य हम करेंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जहां मैनेजमेंट का कार्य करता है वो कौन से वाले में? कर्नल वाले पार्ट में ही करता है। जैसे ही कर्नल वाला पार्ट लोड हो जाता है तो आपको स्क्रीन दिखाई दे देती है। कौन सी स्क्रीन दिखाई देती है? डेस्कटॉप। तो याद रखना इसके बाद में, तो ये याद रखना एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपका बूट लोडर आपका लोड हो गया है और उसके बाद में आपका क्या लोड हो जाएगा? कर्नल। एंड आपकी एक प्रोसेस होती है जिसे याद रखना इन इट प्रोसेस, ये आया था पिछली बार। तो ये हम कहते हैं कि कर्नल और इन इट प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है? लोड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यहां से निर्धारित किया जाता है कि आपका सिस्टम कौन से मोड पे काम करेगा? टेक्स्ट मोड पे काम करेगा, ग्राफिक्स मोड पर काम करेगा। ठीक है, जैसे ही ये हो जाएगा फिर उसके बाद में कौन सी सर्विस शुरू हो जाएगी? स्टार्ट सिस्टम सर्विस। तो ये जो सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, वो सर्विसेज है, वो आपकी क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। तो ये जिन्हें हम किस नाम से भी जान सकते हैं? कई बार एग्जाम में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका जिसे डेमन कहते हैं, सुना नाम? क्या गया? तो ये याद रखना एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस हो सकता है ये। अरे हो जा। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि ये आपकी सिस्टम सर्विस आपकी हो जाती है। और ये जैसे ही हो जाता है तो फिर आपके सामने स्क्रीन आ जाती है कौन सी? यूजर लॉगिन। के आप या फिर हम कहते हैं कि लॉगिन नहीं है तो सीधा क्या आ जाता है? कौन सा एनवायरनमेंट आ जाता है? डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आ जाता है। तो ये तो इससे आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या हो गया है? चालू हो गया है। तो याद रखना कि कई बार क्या होता है, सीक्वेंसिंग पूछ लेते हैं। जैसे सिस्टम असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उस पेपर में क्वेश्चन आया था कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? बूटिंग। क्या कहलाता है? बूटिंग। और कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? बूटिंग। तो ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, अगले 7-8 दिन तक प्रोसेस मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। उसमें से कंफर्म 1 या 2 सवाल जरूर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग मिस कर दी तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा, तो अब रेगुलर आप यहां पे रहें। कौन सा? यूजर लॉगिन एंड डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। डेमन डेमन डेमन्स होते हैं, डेम